तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यार बच्चों, देखिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इसके बाद चौथा और पांचवा प्रैक्टिस सेट मैंने शेड्यूल कर दिए हैं। ये आपको कल दोपहर 2 बजे 2 PM पर और मतलब कि 8 तारीख और 9 तारीख में कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और 20 तारीख तक मैं आपको 15 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा होमगार्ड वाले बच्चों के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था। कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी। बीच में 3 दिन क्लासें नहीं आई क्योंकि मैं सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ, दोबारा उस चीज़ पर डिस्कस नहीं कर सकता मैं। तो कुल मिलाकर आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जैसा मैंने कहा था। आज की क्लास स्टार्ट होती है यहाँ से सिन गुड्स यानी कि पाप वस्तुएं जो हैं, पाप वस्तुओं पर कितने प्रकार नहीं है, ये प्रतिशत, कितने प्रतिशत की जीएसटी लगती है। फिर आपने मार्क करना है क्या 0 की लगती है, क्या 5 की लगती है, क्या 18 की, क्या 40 की लगती है। तो ये लगती है 40% की। और सिन गुड्स क्या होती है? विलासिता वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं, प्राइवेट जेट, लग्जरी कार और बहुत महंगी घड़ी, ये सब हम विलासिता वाली वस्तुओं पर रखते हैं। और उसके साथ जो ऑनलाइन जुए होते हैं, मैं अभी दिखा देता हूँ यहाँ पर, तंबाकू, पान मसाला और कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, और उसके साथ साथ जुआ जो होता है, ऑनलाइन जुआ जो खेला जाता है, वे सब सिन गुड्स के अंदर रखते हैं। और जो प्राइवेट चॉपर जो होते हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो होते हैं, उन पर 40% की जीएसटी लगती है। याद रखना अच्छे से, सिन गुड्स को डिफाइन किया गया है क्योंकि 2025 में सितंबर महीना था, जो सितंबर महीना था, सितंबर में 22 तारीख को जीएसटी 2.0 जो है, इसको दोबारा से रिफॉर्म किया गया है। यानी इसके अंदर से 12% और जो 28% का टैक्स था उसको खत्म कर दिया गया। अब इसके अंदर टैक्स स्लैब यदि पूछेगा तो 5%, 18% और 40% है। तो टैक्स स्लैब यदि पूछता है एग्जामिनर आपसे कितने टैक्स स्लैब हैं, फिर आपने 3 मार्क करना है, 0 को इसमें कंसिडर नहीं करते। यदि टाइप पूछेगा टैक्स की, यदि टैक्स की टाइप पूछता है, टाइप कितने प्रकार की है, तो फिर आपने 4 प्रकार बताने हैं। कितने प्रकार के टैक्स हैं इसके अंदर? 4 प्रकार के हैं। ये चीज आप याद रखोगे। और क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी यहाँ से? जीएसटी के बारे में काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे जीएसटी के अंदर कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल सदस्य तो इसके अंदर 33 सदस्य होते हैं। बात की जाए जीएसटी लागू कब हुई थी, लागू होती है 1 जुलाई 2017 को, ये आपसे पूछा जाता है। उसके साथ साथ पिछली बार मैंने बता भी दिया था, इसके लिए जो बिल नंबर आता है, बिल कौन सा आता है, तो 122वां बिल आता है। और संशोधन कौन सा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा हुआ है, तो 101 का हुआ है। कौन से अनुच्छेद में मिलेगी आपको ये संशोधन होने के बाद, तो ये मिलेगी 279A के अंदर, ये याद रखोगे। और उसके साथ साथ याद रखना है इसके अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये होते हैं वित्त मंत्री जी। वर्तमान में जो भी वित्त मंत्री होंगे वो ही इसके अध्यक्ष होंगे। इतनी बातें याद रखनी है। सिन गुड्स मैंने बता दी है। यदि कई बार पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से सिन गुड्स जो हैं उनको फाइंड करिए, 4 ऑप्शन में से, फिर बता दोगे जहां पर तंबाकू, पान मसाला या जो कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, या जुए वगैरह जो होते हैं, उन सबको, या लग्जरी वस्तुएं जो होती हैं, वे सब सिन गुड्स के अंदर रखी जाती हैं। और यहाँ पर क्योंकि पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि पेंसिल पर कितनी जीएसटी लगती है, दूध या कपड़े पर कितनी जीएसटी लगती है, ऐसे भी क्वेश्चन बने थे। लेकिन जैसे ही इसके अंदर से जो आपका 12 और जो 28% जो है उसका, मैंने आपको कुछ गलत तो नहीं बता दिया यहाँ पर हाँ, 12% जो है और 28% का जो टैक्स है वो खत्म हुए थे। मैंने गलती से यदि आपको 18 बता दिया तो मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है। तो 12 और 28 का खत्म होने के बाद जो है जीएसटी में अब बच्चों को आसान हो गया सेलेक्ट करना। यदि आप एक बार ध्यान से मुझे सुन लेंगे और समझ लेंगे कि किस तरह से आपने जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें क्या फाइंड करना है कि पेंसिल पर कितनी % जीएसटी लगती है।
तो पेंसिल पर जीएसटी लगेगी आपको कितने परसेंट की? 5% की लगेगी। रबड़ पर भी 5% की लगेगी। वही बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम होगा उस पर 18% की जीएसटी लगेगी। और नॉर्मली बात की जाए जो बॉल पेन है जो लग्जरी में आ जाएगा थोड़ा सा, उस पर भी 18% की लगेगी। वही खुले प्रोडक्ट जो आवश्यक वस्तु के हैं, खुले पदार्थ जो हैं जैसे सब्जी हो गई, खुला दूध हो गया, उन पर जो जीएसटी लगेगी वो कोई जीएसटी नहीं लगने वाली। वही बंद पैकेट के जैसे दही और दूध लेकर आते हैं फिर उस पर 5% लगने वाली है, ये आपसे पूछा जाएगा। और विलासिता वाली वस्तुएं मैं बता चुका हूं 40% लगता है। इस तरह से आप अच्छे से मार्क कर पाओगे। यदि कोई ऑप्शन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी पर कितनी जीएसटी है या मोबाइल पर कितनी जीएसटी है, फिर 18% बताओगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है। जो ज्यादा हार्डवेयर की भारी उद्योग से रिलेटेड सामान है उस पर भी कितनी लगेगी? 18% जीएसटी लगेगी। जैसे सीमेंट पर 18% जीएसटी लगेगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है, ये आपने बताना है। क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? देखिए ये होती है हॉरिजॉन्टल और ये होती है वर्टिकल। जो वर्टिकल होती हैं उनको तो कहा जाता है समूह, और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं इस तरह से लेटी हुई जो होती हैं उनको कहा जाता है आवर्त। आवर्त सारणी के अंदर जो आवर्तों की संख्या है, क्वेश्चन बनता है संख्या कितनी है, फिर आपने 7 मार्क करना है। समूह कितने हैं? तो इसके अंदर 18 समूह हैं इस तरह से, और इस तरह से जो आवर्त हैं वो 7 हैं। ये बात आप याद रखोगे। और देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको नॉर्मल ऐसे ही करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये भी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्कशॉप स्टाफ एग्जाम हुआ था 2024 में उसमें पूछा गया है। और उम्मीद यही रहेगी कि आने वाला जो पेपर होगा वहां से भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आवर्त सारणी से देखने के लिए मिल सकते हैं। आवर्त सारणी के जनक पूछेगा, आवर्त सारणी, सारणी के जनक, जनक कौन बताओगे कि आवर्त सारणी के जनक कौन थे? तो ये थे आपके मेंडलीव, मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी के, आधुनिक के भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी, सारणी के जनक, के जनक, जनक कौन है? फिर आपने मार्क करना है हेनरी मोजले, हेनरी मोजले, मोजले, हेनरी मोजले, ये याद रखोगे। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी चूंकि पुरानी थी तो इसके अंदर तत्व भी पूछता है कितने तत्व थे, तो इसके अंदर 63 तत्वों को इन्होंने रखा था। ये चीज याद रखोगे। और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? तो और पूछी जाती हैं, देखिए यहां से ये मैंने बताया इस तरह के जो समूह हैं, कितने समूह हैं? पहला ये है और 18वां ये है, ये 18वां है, ये याद रखोगे आप। पहले समूह में पहला जो तत्व रखा गया है वो हाइड्रोजन को रखा गया है, और 18वें समूह से क्वेश्चन बनाता है कि इसको क्या कहा जाता है। जो 18वां है, 18वां, इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अक्रिया गैस, या पूछता है कि अक्रिया गैस जो है किस समूह में रखी जाती है। तो अक्रिया गैसें, गैसें कौन से समूह में रखी जाएंगी? तो फिर मार्क करोगे 18वें में रखी जाएगी। वही 17वें को भी पूछता है कि 17वें को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है हैलोजन समूह, हैलोजन समूह, समूह 17वां मार्क करोगे। तत्वों की यदि कुल संख्या आपसे पूछता है कि कितने तत्व हैं इसके अंदर, तो 118 हैं जो आधुनिक रूप में है। अभी जो आवर्त सारणी के अंदर कितने कुल तत्व हैं? 118 हैं। धातु तत्व कितने हैं इसके अंदर? 118 में से 118 में से 90 जो हैं धातु हैं, और अधातु तत्वों की जो संख्या है ये इसके अंदर 21 है, ये याद रखोगे। और पॉइंट क्या पूछा जाएगा? जैसे पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी में प्रथम कृत्रिम तत्व कौन सा है, तो पोलेनियम है। वहीं एकमात्र द्रव धातु कौन सी है इसके अंदर, तो पारा आप मार्क करोगे। सबसे हल्का तत्व पूछा जाता है, फिर हाइड्रोजन। गैस में यदि पूछेगा तो फिर हीलियम मार्क करनी है। भारी धातु और हल्की धातु दोनों पूछी जाती है। ओस भारी होती है, ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। वहीं हल्की धातु यदि पूछी जाती है फिर लिथियम, जिसकी आजकल बैटरियां बन रही हैं। मुलायम धातु सबसे मुलायम आवर्त सारणी में कौन सी है, तो सोडियम है। वही कठोर पूछी जाएगी फिर आपने प्लेटिनम बतानी है। बाकी ये नहीं पूछा जाएगा। सबसे भारी गैस पूछी जाती है कौन सी है,
रेडॉन गैस आ जाएगी। तो ये पॉइंट कुछ आवर्त सारणी से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। तो अम्ल वाला जो टॉपिक है ये, और ये टॉपिक आज की क्लास का लोक टॉपिक है। लोक क्यों है? क्योंकि अम्ल, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए ये क्वेश्चन ही सीधा सीधा पूछा जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अम्ल है कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपका लोक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या क्वेश्चन है कि सिरके के अंदर कौन सा अम्ल मौजूद होता है। इसके अंदर होता है एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की बात की जाए तो ये दूध के अंदर होता है, दूध के अंदर। सार्ट्रिक अम्ल जो है ये नींबू के अंदर, नींबू। और जो संतरा होता है, संतरा, इसके अंदर पाया जाता है। एक्जोलिक अम्ल जो है ये पालक के अंदर पाया जाता है, ये याद रखोगे। और यहां पर मैंने मेंशन भी की है, जैसे एक्जोलिक अम्ल पालक के अंदर है, लैक्टिक दूध के अंदर है, सार्ट्रिक नींबू और संतरे में है। ये इंपोर्टेंट तो खैर सारे ही हैं, जब ब्लॉक कर दिया। तो फार्मिक अम्ल जो है चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है, ये याद रखोगे। एसिटिक अम्ल जो है ये सिरके के अंदर मैं बता चुका हूं। और एस्कार्बिक अम्ल इंपोर्टेंट है, आंवला और साइट्रिक फल जो होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। टार्ट्रिक फल जो है, टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली, अंगूर और खट्टे जो कच्चे आम होते हैं उसके अंदर पाया जाता है, इसलिए लोक है। देख लेना अच्छे से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा यहां से। नेक्स्ट आ जाएगा आपका हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं। और ऐसे मत समझना कि ये क्वेश्चन साइंस के हैं, साइंस का नहीं है। खनिज संसाधन का जो टॉपिक मैंने कराया था, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ाया था, तो खनिज संसाधन का जो टॉपिक है वहां से मैंने इस क्वेश्चन को रखा है और पूछा भी गया है। देखिए, ये देखिए पूछा गया है किसके अपर रूप है, क्या ऑक्सीजन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, ये हैं भैया कार्बन के। ठीक है, याद रखोगे। ऑक्सीजन के बारे में याद रखना है, अर्थ पर पाई जाती है 20.9%, नाइट्रोजन 78.08% अर्थ पर पाई जाती है। सिलिकॉन ये किस पर पाई जाती है, तो भूपर्पट्टी पर पाई जाती है। भूपर्पट्टी पर सेकंड नंबर में, पहले नंबर पर मैंने बताया था भूपर्पट्टी पर यदि आपसे कोई धातु पूछेगा तो वो एल्युमिनियम है। वहीं भूपर्पट्टी पर पूछता है कि भूपर्पट्टी पर जो है, भूपर्पट्टी परपट्टी पर सबसे ज्यादा गैस, सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है। फिर आपने O2 याद रखनी है, यानी कि ऑक्सीजन पाई जाती है भूपर्पट्टी पर। ठीक है, वायुमंडल की बात नहीं कर रहा, भूपर्पट्टी पर बात कर रहा हूं। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। और क्या क्या चीज याद रखोगे, और याद रखोगे आप हीरा जो है, यहां पर मैंने मेंशन है, जैसे कि हीरा, हीरे की बात की जाए तो यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा मार्क करोगे आप, हीरा। उसके साथ साथ जो विद्युत है उसका कुचालक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से नहीं जा सकती। ग्रेफाइट की बात करें तो मैंने बताया था ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है, यानी ग्रेफाइट की रोड पर यदि इधर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का तार लगाओगे और इधर से पकड़ोगे तो आपको करंट लगने वाला है। पेंसिल की जो लीड होती है उसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, फिर आपने मार्क करना है ग्रेफाइट का, जो कच्ची पेंसिल होती है उसमें। मैंने बताया था कि परमाणु भट्टियां जो होती हैं उसमें मंदक के रूप में जो है ये ग्रेफाइट की रोड का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके ऊपर एक जल का छिड़काव किया जाता है। कौन सा जल है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन से जल का छिड़काव किया जाता है परमाणु भट्टी में, जो परमाणु हैं उनके मंदक के रूप में। तो ये चीज याद रखोगे। क्योंकि हम कार्बन पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कोयले होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन पाया जाता है, इसलिए कौन सा सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला है। कोयला जो डिसाइड होता है कि सर्वोत्तम क्वालिटी का है वो कार्बन की मात्रा पर ही होता है, इसलिए एंथ्रेसाइट जो है ये सर्वोच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है, और इसके अंदर कार्बन जो पाया जाता है 80 से 90% पाया जाता है। सबसे निम्न क्वालिटी का पीट पाया जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है, और बिटुमिनस जो है ये भारत के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है, तो बिटुमिनस पाया जाता है। ये चीज याद रखोगे। और नॉर्मली आपको बताऊं, एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर ये जो प्रैक्टिस सेट है क्या सफिशिएंट है, एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन यहाँ से ही लगेंगे? नहीं, हकीकत ये है कि ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, जैसे मैंने आपको थ्योरी कराई एक टॉपिक की, उसके बाद क्वेश्चन कैसे बनेगा और आप कैसे रिवीजन कर सकते हैं,
जैसे मान लीजिए कि आपने थ्योरी पढ़ ली, आपको लगा कि मेरे सब चीज़ याद है, अब मैं यहाँ पर पॉइंट करा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कोई लेवल आ गया, क्या आपको याद था? नहीं था, तो जाके दोबारा से पढ़िए। यही प्रैक्टिस सेट का एक गाइडेंस होता है। नॉर्मली पूरे यूट्यूब पर कोई यदि ये कहता हो कि ये प्रैक्टिस सेट पढ़ के चले जाइए, यहाँ से क्वेश्चन लगेगा, नहीं लगेगा मेरे भाई। थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि कैसे पूछा जाएगा, तब आपके नंबर अच्छे बनेंगे। नॉर्मल ऐसे नहीं बनेंगे कि आप इन्हीं के भरोसे हो। यहाँ तो देखिए 15% चीजें भी नहीं कराई जा रही। टॉपिक यदि क्लियर होंगे आपके सारे अच्छे से, तो आपका तभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने वाला है। बस ये प्रैक्टिस सेट आपको ये गाइड कर देते हैं कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, तो ये चीज हमेशा याद रखना। आगे पूछा जा रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर उसे क्या कहा जाता है? अच्छा, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे जब एक जो परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है? तो देखिए यहां पर मैं आपको एक तुक्का मारने की ट्रिक बता देता हूं। नॉर्मली मैं नहीं बताता, और नॉर्मली तो मैं प्रैक्टिस सेट पर भी बिलीव नहीं करता कि आप प्रैक्टिस सेट देखो, जितनी ज्यादा थ्योरी पढ़ोगे, जितनी ज्यादा थ्योरी और उसको जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, तब आपका एग्जाम निकलता है अच्छे से। यहाँ पर तुक्का कैसे मारोगे? जब इस टाइप के 4 ऑप्शन हो और एक ऑप्शन में इस तरह से ब्रैकेट लगा हुआ हो, समझ लेना वही उस क्वेश्चन का आंसर है। यदि सिंगल में है, मान लो चारों में ब्रैकेट लगा हुआ, फिर मत करना। फिर आपने देखना है जिस क्वेश्चन में इस तरह का एक ब्रैकेट लगा हुआ है वही, क्योंकि एग्जामिनर चाह रहा है कि मैंने जो आंसर दिया है उसको आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे तो कम से कम इंग्लिश में समझ लो, इसके इस शब्द को नहीं समझ पा रहे तो इसका सोनोनिम समझ लो। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, ऑक्सीकरण के कारण। याद रखोगे। उसके साथ बात की जाए, देखिए जब एक त्यागेगा तो उसको तो कहेंगे ऑक्सीकरण, लेकिन जब एक ग्रहण करेगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अपचयन। तो ये याद रखोगे आप। अपचयन कौन सी प्रक्रिया है? जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जिसमें त्यागेगा उसको कहेंगे ऑक्सीकरण। और नॉर्मली यहां पर पूछा जाता है लोहे पर जंग लगना किसके कारण होता है? ऑक्सीकरण के कारण होता है। मान लीजिए ऑक्सीकरण ऑप्शन में नहीं है, और जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है, फिर आप मार्क करना है रासायनिक अभिक्रिया है, ये मार्क करोगे। मैग्नीशियम का जलना कैसा है? तो ऑक्सीकरण के कारण है। कॉपर जो तांबा होता है, तांबे के बर्तन को या तांबे की जो चीजें होती हैं उन्हें नॉर्मली कुछ दिन तक ऐसे ही रख के छोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर एक हरा हरा सा पदार्थ लग जाता है। किसके कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण लगता है। जो कोयला है उसका जलना भी किसके कारण होता है? तो ऑक्सीकरण के कारण होता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। यहां से आपके इतने पॉइंट पूछे जाएंगे, और यहां पर रखी है मैंने क्वेश्चन के रूप में नहीं रखी हैं। नॉर्मली इसके अंदर 50 क्वेश्चन हैं, जितने भी 1 घंटे तक संभव हो सकते हैं उतने मैं करा दूंगा। 20 मिनट की क्लास हो चुकी है समथिंग, और यहाँ पर ये क्वेश्चन के रूप में नहीं रखा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी के अंदर जो है भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन भी सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। फिरदौसी की शाहनामा है, प्रेमचंद की गोदान और गबन है, और नॉर्मली ये एग्जामिनर की फेवरेट रही है। यूपी पुलिस में हिंदी वाले टॉपिक में पूछ लेता है, नहीं तो नॉर्मल जो जीएस का पोर्शन है उसमें पूछ लेता है। जयशंकर प्रसाद की इंद्रजाल और कामायनी, कामायनी काफी इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछी जाती है। अरुंधति राय की बात की जाए तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी पुस्तक है, और मैन बुकर अवार्ड जो है इसको मिल चुका है। इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि जब मैंने जो अवार्ड पढ़ाए थे, मैन बुकर अवार्ड पढ़ाए थे, उसमें बताया भी था कि जो अरुंधति राय हैं इनको गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी जो बुक है इसके लिए पहली महिला बनी थी जिनको मैन बुकर प्राइज मिला था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? नॉर्मली बात करूं तो ये क्वेश्चन साइंस के नहीं है, ये पोर्शन रखा है मैंने। अनुसंधान और जो खोज हैं वे आपके सिलेबस में मेंशन है कि वहां से क्वेश्चन बनेंगे, और ये क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की, वहीं से मैंने इसके अंदर रखा है। किसने की है? WC रोएंटजेन ने की है। ठीक है, ये याद रखोगे। थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविच, इनके लिए बहुत स्टैंडर्ड ट्रिक है, सभी लगाते हैं, 10वीं 12वीं में यही बच्चों को पढ़ाई जाती है। E.T. परनाज, E.T. परनाज
ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? टी का मतलब थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज आर का मतलब रदरफोर्ड ने की है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? सी एच का मतलब चैडविच ने की है। ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। वहीं आपसे पूछा जाता है विटामिन की खोज। विटामिन की खोज किसने की है? तो फिर मार्क करना है फंक ने की है, फंक। वहीं कोशिका की खोज पूछा जाता है, कोशिका की खोज किसने की है? फिर ये की है रॉबर्ट हुक ने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। वहीं आपसे पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज, रक्त समूह की खोज, रक्त समूह की खोज ये किसने की है? ये की है कार्ल लैंड स्टीनर। तो रक्त समूह की खोज किसने की है? तो की है कार्ल लैंड स्टीनर। इतने पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, चलिए तो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2026 के पहले खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम कौन से हैं? खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम और पहले हैं, और आज की क्लास का दूसरा लोक क्वेश्चन है। इस पर भी मैं लोक मार्क करूंगा, लोक, ठीक है। जरूरी नहीं कि होमगार्ड वालों से पूछा जाए, लेकिन डेफिनेटली यदि होमगार्ड से नहीं पूछा गया तो फिर कांस्टेबल वाले बच्चों से जरूर पूछा जाएगा कि ट्राइब गेम कहां पर हुए हैं। ये कहां हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ के अंदर हुए हैं। ये आपने याद रखना है। इसका शुभंकर यदि आपसे पूछता है तो यह है मोरवीर। कौन सा है? मोरवीर या मोरवीरा, ये याद रखोगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 नवंबर महीने में हुए हैं, इसलिए जब तक दूसरे कंडक्ट नहीं होंगे 26 के तब तक इंपोर्टेंट रहेगा, और ये फिर जाकर तकरीबन अक्टूबर नवंबर में ही होने वाले हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटी गेम याद रखना कहां पर हुए हैं? तो राजस्थान के अंदर हुए। वहीं विंटर गेम पूछेगा तो ये लेह के अंदर हुए हैं, लेह के अंदर हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेल की बात की जाए तो ये कहां हुए हैं? ग्लासगो के अंदर, ग्लासगो के अंदर होने हैं 2026 में, ग्लासगो के अंदर होने, ठीक है। राष्ट्रीय खेल ये प्रस्तावित हैं 2026-27 में होने हैं, शायद फरवरी में 2027 में। ये मेघालय के अंदर होंगे, तो ये याद रखोगे। वही बात की जाए खेलो इंडिया बीच गेम कहां पर हुए हैं? दमन दीव जो है वहां पर हुए हैं, और घोगला बीच पर हुए हैं, जिसको ब्लू फ्लैग जो बीच है उसका टैग भी मिल चुका है। ये पॉइंट कुछ जो खेल हैं आगामी खेलों से आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए एक ही खेत में अलग अलग फसलें उगाने के विधि को क्या कहा जाता है? यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है 2023 में, उसमें पूछा गया है, क्या कहा जाता है? और फिर देखिए यहां पर आगे ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि फसल चक्रण कहेंगे, क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। उर्वरकता की बात की जाए तो फर्टिलाइजर के रूप में इफ्को का नाम याद रखना, इफ्को क्या है? भारत के अंदर बीज और खाद जो किसानों को देने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, कौन सी आ जाएगी? इफ्को आ जाएगी। बीज और खाद के लिए जानी जाती है, किसको प्रोवाइड कराती है? किसानों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके साथ साथ नाबार्ड का नाम याद रखना, नाबार्ड जो है, ये जो किसान है कृषि क्षेत्र के लिए लोन, कृषि क्षेत्र में लोन जो है कौन देता है? कौन सा बैंक देता है? नाबार्ड देता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, नीचे मेंशन करिए। और उसके साथ साथ पूछा जाता है 12 अक्टूबर 1982 ईस्वी को इसको बनाया गया था, ये भी आपने याद रखना है। मिश्रित खेती की बात की जाए तो मिश्रित खेती क्या होती है? एक तो खेती, और खेती के साथ हो जाएगा पशुपालन, ये क्या कहलाएगी? मिश्रित खेती कहलाएगी। ये चीज याद रखोगे। फसल चक्रण के लाभ भी पूछे जाते हैं। नॉर्मली बात की जाए,
आजकल उद्देश्य और उस चीज से क्या लाभ है, इस टाइप के स्टेटमेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बनाने के लिए आप किस चीज का यूज करोगे, तो फसल चक्रण का यूज करोगे। कीटों और रोगों के चक्र को तोड़ने के लिए किस चीज का यूज करोगे, तो फिर हम फसल चक्र का यूज। नाइट्रोजन स्थिरीकरण विशेषकर दलहन फसलों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है फसल चक्रण। वही खरपतवार नियंत्रण के लिए आसानी हो जाती है यदि एक के बाद एक फसल आप बोते हो, यानी पहले गेहूं फिर उसके बाद चावल या उसके बाद कोई और दलहन फसल बोली, तो इस तरह से फसल चक्रण यदि खेती में किया जाता है तो ये सभी लाभ होते हैं। ये चीज याद रखने हैं। लाभ से जो IQ बेस्ड हैं वे क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मली यदि आप ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को और दिमाग लगाओगे आपके नॉर्मल निकल जाते हैं क्वेश्चन। आगे पूछा जा रहा है रबी की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। रबी मतलब जो अभी फसल काटी जा रही है मार्च और अप्रैल के अंदर, वही रबी की फसल होती है, जिसको बोया जाता है अक्टूबर और नवंबर में, यानी कि सर्दी के मौसम में। अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और जो काटी जाएगी ये काटी जाएगी भाई आपकी मार्च और अप्रैल में ये काटी जाती है। ये याद रखोगे। और ये भी जो टॉपिक है, नॉर्मली बात की जाए तो ये भी टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं लोग नहीं लगा रहा, लेकिन लोग समझ लेना, बातों पे ही विश्वास कर लेना। हल्का है, यूपीएसआई में पूछा जा चुका है, सब बच्चों को याद होता है, लेकिन होम गार्ड वालों से ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है। खरीफ की फसलें मैं बता चुका हूं कौन कौन सी होती है। गेहूं, जो जई होती है, चना, सरसों और अलसी। यही करके क्वेश्चन बनेगा। निम्नलिखित में से ऑप्शन छांटिए कि कौन सी फसल जो है वो रबी की फसल है, या कौन सी फसल खरीफ की फसल है, या कौन सी फसल जायद की फसल है। सभी बच्चों को याद होता है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हल्का जरूर है लेकिन इफेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा। मानसून के समय में यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है, जैसे चावल, मक्का, बाजरा और उसके साथ साथ गन्ना। हालांकि गन्ना जो है वो नकदी की फसल में आता है। गर्मियों के मौसम में मार्च और जून में जो बोई जाती है, जैसे खरबूजा, ककड़ी, खीरे, ये आ जाएंगे। ये सब किसके अंदर बोए जाते हैं, जायद की फसल के अंदर बोए जाते हैं। ये आप याद रखोगे। भारत में स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मछली उत्पादन से है, अनाज उत्पादन से है, बागवानी उत्पादन से है, या दूध उत्पादन से है। तो ये आ जाएगा आपका बागवानी और शहद उत्पादन से। अनाज से पर्टिकुलरली गेहूं और चावल, गेहूं और जो चावल है, चावल। इसके लिए कौन सी क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति ये याद रखोगे। हरित क्रांति किसके लिए थी, तो अनाज उत्पादन, गेहूं और चावल के लिए। दूध के लिए कौन सी थी, श्वेत क्रांति। कौन सी थी, श्वेत क्रांति। ये याद रखोगे। और कुछ क्रांति मैंने यहां पर रखी हैं, आप ध्यान से देख लेना। ये भी आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगी। इंपॉर्टेंट क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इनको भी जिस बच्चे के याद नहीं है, एक ही बार में याद हो जाती है, ठीक है, तो याद कर लेना। कहीं पर भी PDF में मिल जाएगा, नहीं तो वो जो बुक मैंने मेंशन की है उसके अंदर भी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे। जैसे श्वेत, दूध सफेद होता है, उससे है। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन आ जाए, गेहूं चावल, इससे। भूरी क्रांति उर्वरकों से रिलेट है। नीली मत्स्य, जो यहाँ पर थी मछली उत्पादन के लिए, कौन सी आ जाएगी, नीली आ जाएगी, क्योंकि समुद्र का जो पानी का रंग जो नीला बताया जाता है, इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर लगता है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद कर लोगे। रजत क्रांति अंडे के लिए है। पीली क्रांति तिलहन के लिए है, जैसे तेल पीला होता है, आप देखते हो सरसों के फूल पीले होते हैं, ये किससे आ जाएगी, तिलहन से, जहां से तेल निकाला जाता है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से रिलेट करती है। लाल क्रांति टमाटर लाल होता है और मांस लाल होता है, तो उससे रिलेट करती है। गुलाबी क्रांति झींगा और मछली, झींगा मछली जो होती है नॉर्मली वे पिंक टाइप की होती है, तो उसी से रिलेट करती है। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से है। और इंद्रधनुष आती है, इंद्रधनुष, ये क्रांति है जिनमें इन सभी क्रांति का समग्र जो है
उत्पादन बढ़ाना है, तो ये सबके लिए कौन सी क्रांति है? इंद्रधनुष क्रांति है। ये चीज आपने याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी पूछी जा रही है? 80.12% सर्वाधिक है। तो कौन से जिले की है? तो कौन से जिले की है? गौतम बुद्ध नगर जो है, नॉर्मली बात की जाए, नॉर्मल में भी जो उत्तर प्रदेश के जिले की जो साक्षरता दर है वो गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज्यादा है। वहीं बात की जाए सबसे कम, सबसे कम क्या साक्षरता दर किसकी है? कम, तो ये आ जाएगी श्रावस्ती। याद रखोगे। महिला साक्षरता दर किस जिले की सर्वाधिक है? तो कानपुर की है। इसको महिला साक्षरता दर लिखेंगे। महिला, महिला सर्वाधिक, सर्वाधिक ये याद रखोगे। महिला साक्षरता दर किसकी है? सर्वाधिक। उसके साथ साथ याद रखना है यूपी, और यहां पर लिख देता हूं भारत। भारत के पर्पस से क्या क्या चीज पूछी जाएगी? पहले पूछा जाएगा साक्षरता, साक्षरता, साक्षरता यूपी की कितनी है? तो 67.7% है। भारत की 74.04% है। ये याद रखोगे। वही पूछा जाएगा लिंगानुपात, लिंगानुपात यूपी का कितना है? तो यूपी का है 912 और भारत का कितना है? 943। वही पूछा जाएगा जनसंख्या, संख्या घनत्व, घनत्व, घनत्व पूछा जाएगा। तो यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में आता है। ये याद रखोगे। भारत की बात की जाए तो भारत का कितना है? तो 382 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति। कितने लोग रहते हैं भारत में? 382। ये चीज याद रखनी है। तो जनसंख्या और जो जनगणना है इससे रिलेट करके आपका टॉपिक दिया गया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि प्रैक्टिस सेट आपको एक आइडिया देता है कि यदि आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए जाकर, यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं एनालाइज करता हूं पूरी बुक का, मैंने फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रखा है। वहां से ही देखता हूं कि क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दोबारा दोबारा पूछा जा रहा है, क्या संभावनाएं बन सकती हैं और कौन से क्वेश्चन रिलेट हो सकते हैं, फिर आपने याद करना है। ठीक है। तो नॉर्मली एक टॉपिक में यदि मैं 2 या 4 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, वो इसलिए लेकर आ रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या आपके अच्छे से रट्टा लगी हुई होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा। प्रैक्टिस सेट का मतलब केवल इतना होता है। आप यदि सोचते हो कि डिपेंड होकर हम यहाँ से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। ये सच्चाई है और मैं सच्चाई के साथ जाता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहता, गलत गाइडेंस नहीं करता कि बस इसे पढ़ के चले जाइए यहाँ से लगेगा। ठीक है। पूछा जा रहा है UPEFA का पूर्ण रूप क्या है, जो साक्षरता के लिए ही है। तो क्या आ जाएगा इसका रूप? उत्तर प्रदेश एजुकेशन फॉर ऑल, उत्तर प्रदेश एम्फेसिस फॉर ऑल। इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश एजुकेशन फॉर ऑल। बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस इतना ही था। क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए मैंने दोबारा से रिपीट करा दिया। आपका ध्यान नहीं गया तो कम से कम देख लीजिए कि यहां से भी आपका इस टाइप से भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस भारतीय राज्य से लगती है? और छोटा क्वेश्चन मत समझना, 2025 में ही पूछा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे एक मार्क बना लेना, ये उत्तर आ जाएगा, ये दक्षिण, ये पूर्व आ जाएगा और ये आ जाएगा पश्चिम। ठीक है। इस तरह से मैप में मार्क कर लेना। अब देखना कि किस जिले से लगती है। उत्तराखंड से लगती है। उत्तराखंड आप सभी को पता है यहां पर है, तो ये तो मार्क होगा नहीं। झारखंड से लगती है, सभी को पता है। बिहार का है, जैसे यूपी का मैप जाता है तो यहां से लगती है झारखंड। बिहार की भी वहां से ही लगती है क्योंकि बिहार से ही टूटकर झारखंड बना है। हरियाणा से लगती है, हरियाणा और उसके साथ साथ जो दिल्ली है, दिल्ली से पश्चिम की सीमा लगती है। ऐसे यहां पर और मैप में आप देख सकते हो, ये रहा मैप। कितने राज्य हैं? कुल कितने राज्यों से लगती है? कुल राज्य, राज्य की बात की जाए और यहां पर ओब्लिक करके यदि आपको ये भी दे दे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी दे दे, फिर आपने 9 मार्क करनी है। लेकिन यदि आपसे पूछता है कुल राज्य कितने हैं जिनसे लगती है, फिर आपने मार्क करना 8।
केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिससे लगती है, फिर 1 मार्क करना है और ये आ जाएगा आपका दिल्ली। ये दिल्ली है और यहाँ पर गाजियाबाद बागपत जो है ये एनसीआर के जिले हैं। मैं थ्योरी वाले पार्ट में सब कुछ अच्छे से करा चुका हूँ। उत्तराखंड से देखिए ये वाला पोर्शन लगता है, हिमाचल प्रदेश से यहाँ से सहारनपुर वाला क्षेत्र लगता है, हरियाणा और दिल्ली से पूरब मैंने बताया अभी पूरब और ये पश्चिम में लगती है, राजस्थान ये वाला मथुरा और आगरा के जिले लगते हैं। मध्य प्रदेश की खास बात ये पूछी जाती है कि कौन सा जिला जो है पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश या तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, फिर आपने मार्क करना है ललितपुर। वही बात की जाए झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार को लेकर क्वेश्चन बनाता है कि किस जिले की सीमा जो है बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लगती है और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश से भी लगती है, यह आ जाएगा सोनभद्र। यानी कि कुल मिलाकर ये कहे कि कौन से जिले की उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों से लगती है, फिर सोनभद्र पूछा जाता है। वही सबसे पूर्वी जिला पूछा जाता है, बलिया आ जाएगा। सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाएगा, सोनभद्र आ जाएगा। सबसे उत्तरी जिला यदि आपसे पूछा जाएगा फिर सहारनपुर आ जाएगा और सबसे पश्चिमी जिला यदि पूछा जाएगा फिर आपने बताना है शामली आ जाएगा। तो इस तरह से पूछा जाता है। नेपाल से किस किस की सीमा लगती है, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत इनकी लगती है। नॉर्मली पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देता है, निम्नलिखित में से किस जो जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती। फिर एक बार कैजुअली मैप भी आपको देखना होता है, तो मैप नहीं पढ़ा तो ढंग से पढ़ लीजिए कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। यूपी के प्रोस्पेक्ट से आप ये इतना तो जरूर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने के लिए और अपने जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है, तो कौन सा आ जाएगा, कथक आ जाएगा। यदि पूछता है कथक कहां पर होता है, तो उत्तर भारत में। उत्तर भारत में परफॉर्म होने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। भरतनाट्यम की बात की जाए, तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर है और सबसे पुराना है, सबसे पुराना सबसे पुराना कौन सा है, तो फिर मार्क करोगे आप भरतनाट्यम। छऊ की बात की जाए तो ये नोवा माना जाता है, किसके अकॉर्डिंग, तो यहां लिख लेना सांस्कृतिक मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय के अकॉर्डिंग नोवा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, छऊ है। लेकिन यदि आपसे संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग कुल कितने हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य किसके अकॉर्डिंग है, तो ये भी याद रखना किसके अकॉर्डिंग है ये, तो ये आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे संगीत नाटक अकादमी। इसके अकॉर्डिंग कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, फिर आपने 8 मार्क करना है। सबसे नवा पूछा जाएगा, सबसे नया कौन सा है, फिर मार्क करोगे आप सत्रिय नृत्य जो है ये कहां पर होता है, तो आसाम के अंदर होता है, आसाम, ये याद रखोगे। और यहाँ पर मेंशन है सारे के सारे। केरल के अंदर कौन कौन से होते हैं, केरल के अंदर मोहिनी अट्टम और कथकली होता है। कथक पूछेगा तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर होता है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं, नॉर्थ के अंदर होता है। और यदि आपसे पूछता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन कौन से 2 परफॉर्म होते हैं, फिर मणिपुर होता है और सतरिया होता है। मणिपुर नॉर्मली मणिपुर के अंदर होता है, सतरिया पूछा जाता है किस राज्य में होता है, फिर असम बात करोगे, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाता है ओडिशा, नॉर्मल सभी को याद होता है क्योंकि ओडिशा के नाम पर ही है, सभी को याद होगा। कुचिपुड़ी पूछा जाता है बहुत बार, ये रट्टा मार लेना, कहां पर होता है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर। भरतनाट्यम मैंने बताया, भरतनाट्यम कहां पर होता है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु के अंदर होता है। कुल मिलाकर 8 हैं, लेकिन सांस्कृतिक मंत्रालय के अकॉर्डिंग छऊ भी जो है उसको भी शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ये पॉइंट याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था से, और आज की क्लास में मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे में मैं आपको केवल 15 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है, तो बताइए कौन सा सत्य है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां केवल निजी क्षेत्रों की भागीदारी मौजूद हो, जहां पर निजी क्षेत्र होते हैं उसे कहते हैं पूंजीवादी।
लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है निधि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की जो भागीदारी होगी उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भागीदारी हो, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था कहां पाई जाती है, निजी और सार्वजनिक, ये भारत के अंदर पाई जाती है। पूंजीवादी कहां पाई जाती है, तो यूएसए के अंदर पाई जाती है। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था जहां पर जितने भी संसाधन हैं, ज्यादातर रेलवे ट्रांसपोर्ट ये जो है सब चीज सरकारी होती है। और ऐसी अर्थव्यवस्था कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है रसिया के अंदर, रसिया के अंदर पाई जाती है। तो ये चीज आप याद रखोगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, ये मैंने आप चीजों को करा दी। तो नीति आयोग के बारे में पूछा जा रहा है कि इसने किसको रिप्लेस किया है, इसने रिप्लेस किया है योजना आयोग को। योजना आयोग की बात की जाए, देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना ये कब आती है, तो ये आती है 12 से लेकर 2012 से लेकर 17 तक आती है, 2017 तक। लेकिन इसको बीच में बंद कर दिया जाता है। कब बंद किया जाता है, तो 1 जनवरी 2015 को बंद किया जाता है। और नीति आयोग जो है, नीति आयोग, इसका गठन किया जाता है आयोग, ठीक है। नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, ये याद रखोगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष पूछे कौन होता है, फिर आपने मार्क करना है इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्रधानमंत्री जी, ठीक है। जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी आपसे, इसके पहले उपाध्यक्ष पूछा जाएंगे, कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी थे। वर्तमान उपाध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा, कौन है, सुमन बेरी जी हैं। वर्तमान याद कर लेना, आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना बनेगी। सीईओ प्रथम कौन थे, पहले कौन थे, पहले सीईओ कौन थी, सिंधु श्री खुल्लर जी थी। और उसके साथ वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में इसके सीईओ हैं, ये याद रखोगे। इसके पूछा जाता है पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, फिर आपने मार्क करना है 3 होते हैं। उसके साथ साथ बात की जाए, नीति आयोग जो है ये 7 प्रमुख निकायों में ऐसे करके बटा हुआ है, जैसे पूर्वकालिक सदस्य हो गए, सीईओ हो गए, इस तरह से 7 विभागों में बटा हुआ है। ये चीज आप छोड़ सकते हो। ये मैं बता चुका हूं, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक है, सलाहकारी बॉडी है, योजनाओं को सोचने का काम करती है, सरकार को सलाह देती है, सरकार की जिम्मेदारी है वो उसको इम्प्लीमेंट करे ना करे वो उसकी जिम्मेदारी है। तो इतनी चीज आप याद रखोगे यहां से। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, ये जितने भी क्वेश्चन बचे रहेंगे इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज की क्लास यहीं पर समापन होती है। उम्मीद करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं बिल्कुल ऐसे कराए हैं कि शायद आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनेंगे। और 2 क्वेश्चन मैं लॉक भी कर चुका हूं, वे आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो अच्छे से क्लास को देखना, अच्छे से रिवीजन करना।